हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अपने संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 7 पर आ गए हैं। अनुच्छेद 32 तक हमने पिछले वीडियोस में पार्ट 6 तक कवर कर लिया है। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को जरूर से देख सकते हैं। तो संविधान जो है यानी कि पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस समय एग्जाम में जो भी वनडे एग्जाम है सभी में लगभग जहां भी पॉलिटी पूछी जाती है 2-4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप सही करने के लिए ये पूरी श्रृंखला को आप शुरू से ध्यान से देखिए। तो यहाँ हम बात करेंगे अनुच्छेद 33 से लेकर के 37 तक। अब अनुच्छेद जो 12 से 35 तक है ये है भाग 3। इससे पहले भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। और भाग 1 की बात करें तो 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक ये भाग 1 है। तो इस तरह से अगर आप याद करते हैं भाग को लेकर के तो अनुच्छेद जो है आपको मोटा मोटा याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और संविधान की आत्मा भी है, जिसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अगर अनुच्छेद 32 जो नहीं होता तो मूल अधिकारों को मूल अधिकार नहीं बनाता, क्योंकि मूल अधिकार क्या है कि वाद योग्य हैं, यानी कि हम मूल अधिकारों के हनन पर कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय के पास जा सकते हैं, तो ये वाद योग्य कहे जाएंगे। तो जो अनुच्छेद 32 है वो ये पावर देता है कि अगर अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में रिट के माध्यम से जा सकते हैं, अपने मामले को लेकर के जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या है कि सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर मूल अधिकार लागू नहीं। सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर, अब सेना जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये फोर्स हो गई। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ जैसी फोर्सेस में भी मूल अधिकार लागू नहीं है। आप सेना में कहीं पर भी हो, चाहे आप स्टेट फोर्स में हो, पुलिस में हो या फिर आर्मी में हो, कहीं पर भी हो तो आप मूल अधिकार वहां आपका लागू नहीं होगा। ये कहता है अनुच्छेद 33। यानी सेना व प्रशासनिक व्यक्ति, सेना तो समझ गए, प्रशासनिक व्यक्ति, प्रशासनिक व्यक्ति का मतलब है जो भी गेस्टेड पोस्ट पर जो भी व्यक्ति पोस्टेड होता है उस पर भी मूल अधिकार लागू नहीं होता है। गेस्टेड पोस्ट, अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में 4 क्लास में जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं वो सभी कार्य करते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। सामान्यतः ये नौकरियों से संबंधित है कि 4 वर्ग में जो है नौकरियां होती हैं, समूह का, खा, गा, घा। तो ग्रुप ए और बी जो है इसको हम गेस्टेड कहते हैं और ग्रुप सी और डी इसको हम नॉन गेस्टेड कहते हैं। तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि प्रशासनिक व्यक्ति जो है, जो प्रशासन को मैनेज करता है, वो मेन ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले होते हैं। सी जो है क्रियान्वयन करते हैं, ये डायरेक्टली, सी और डी ये डायरेक्टली पब्लिक से अटैच में रहते हैं, पब्लिक से इनका कनेक्शन होता है। और जो बी और ए होते हैं ये डायरेक्टली पब्लिक से अटैच नहीं होते हैं। तो यहाँ उन पर भी मूल अधिकार लागू नहीं होता है। तो अनुच्छेद 33 समझ गए आप, सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर मूल अधिकार लागू नहीं होगा। और अनुच्छेद 34 की बात करें तो क्या है कि सेना विधि लागू होते ही मूल अधिकार समाप्त। ये उसी बात को दोहरा रहा है कि सेना की विधि, सेना विधि यानी सेना में कौन कौन सी विधि है। एक तो हो गई मार्शल लॉ, यदि किसी व्यक्ति पर मार्शल लॉ किस पर लगता है, जो देशद्रोह में हो या भारत से किसी फोर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो या नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, अगर वो अपने भारत की जो गुप्त जानकारी है, सीक्रेट फोर्स से संबंधित, वेपन से संबंधित कोई भी जानकारी को लीक करता है, लीक करने का मतलब है दुश्मन देश को देता है, तो उस पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो वहां पर उसके मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो ये कहता है अनुच्छेद 34। इसके अलावा मार्शल लॉ के अलावा ये अफस्पा एक्ट भी होता है, आर्म्ड फोर्सेस, ये स्पेशली सशस्त्र फोर्सेस के लिए होता है, जो
राइफल ले करके यानी शस्त्र ले करके युद्ध में भाग लेते हैं या ड्यूटी करते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट ये भी सेना की एक विधि है, यानी ये दोनों ही जब किसी व्यक्ति पर लागू हो जाएंगे तो वहां मूल अधिकार लागू नहीं हो सकता, ये कह रहा है अनुच्छेद 34। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 35 की तरफ। अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। यानी मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार में अगर कोई संशोधन करना है या कोई नया मूल अधिकार जोड़ना है तो उस पर संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास होगी। अब संसद में कानून कैसे बनाए जाते हैं? संसद में सबसे पहले तो यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या तो राज्यसभा में। दोनों सदन से पारित होने के बाद जो मुखिया होता है राष्ट्रपति, उसके पास वही कानून जाता है और यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। तो यहाँ मूल अधिकारों पर विधि बनाने का अधिकार जो है वो केवल और केवल किसके पास होगा? संसद के पास होगा। इस पर विवाद भी है, ये केस पूछे जाते हैं, ये मूल अधिकारों से संबंधित जो केस हैं वो पहला है 1951 में। इसका नाम क्या था? शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ मामला क्या था कि इसमें मूल अधिकारों में संशोधन किस प्रकार हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस पर बहस थी। तो उसमें 1951 में विवाद का निर्णय ये निकल करके आया कि मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति जो है वो केवल और केवल संसद के पास होगी। अधिकार व संशोधन यानी जो भी चीजें इसमें होंगी वो संसद के पास ही होंगी। इसके अलावा सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान 1962-63 में ये मामला आया। इसमें क्या था कि सेम बात कही गई कि मूल अधिकार का संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद के पास होगी। इसके बाद 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब ये मामला आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा संशोधन जो भी मूल अधिकार में है वो संसद कर सकेगी। यही बात अभी तक कही जा रही थी, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दी गई, लेकिन कम नहीं कर सकेगी। मूल अधिकार में संशोधन तो संसद करेगी, लेकिन मूल अधिकार जो मूल संविधान में जोड़े गए थे उस समय, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं कर सकती, उसको बढ़ाया जा सकता है। मूल अधिकार में क्या क्या बढ़ा है? 21A बढ़ा है, शिक्षा का अधिकार जो कि बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी बढ़ाया गया है। तो मूल अधिकार को संसद कम नहीं करेगी, बढ़ा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस में 1967। ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर। इसके अलावा अनुच्छेद 33, 34, 35 हो गए। अब यहाँ मेन बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद जो 12 से लेकर के 35 तक है, जो कि मूल अधिकार कहते हैं हम, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो इसमें कुछ मूल अधिकार जो है वो भारतीयों के लिए होते हैं, केवल भारत में जो लोग निवास करते हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए होते हैं। लेकिन कुछ जो मूल अधिकार हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत में भी जो नागरिक हैं उनके लिए और जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए भी लागू होते हैं। तो वो आपको याद रखने हैं। एक तरह से आप याद कर लीजिए, जो केवल भारत में रहते हैं यानी केवल भारतीयों के लिए, 15, 16, 19, 29, 30 यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीयों के लिए है। जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 क्या क्या है? ये 15, 16, 19, 29, 30 15 अनुच्छेद क्या कहता है कि सामाजिक आधार पर लिंग, जन्म, वंश, इन सब के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो कि आरक्षण से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि नौकरियों में जो आरक्षण होगा, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण होगा वो किस तरह से दिया जाएगा। तो ये भी केवल भारतीयों के लिए, ऐसा तो है नहीं कि हम भारत में जो लोग रह रहे हैं नौकरी देंगे अमेरिका वालों को, इंग्लैंड वालों को, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें ये 15 और 16 जो है ये केवल और केवल भारतीयों के लिए है। 19 की बात करें अगर हम, तो 19 क्या था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
कुछ भी बोलने या व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब हम लोग भारत में रहते हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो केवल हम लोग ही यहाँ भारत की धरती पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में उस पर कमेंट कर सकते हैं या कुछ बातें अपनी रख सकते हैं, कमियां बता सकते हैं, बड़ाई कर सकते हैं। तो ये चीज अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 की बात करें तो 29 में क्या है कि जो लोग भी अपने संस्कृति संरक्षण, अब यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी संस्कृति लिपि संरक्षण का अधिकार है और अनुच्छेद 30 में कहता है कि अल्पसंख्यक जो है अपने हिसाब से अपने लिपि के संरक्षण के लिए अपने उससे संबंधित संस्थानों को खोल सकेगा, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, खोल सकता है। तो उनके लिए ये छूट दी गई है। तो ये केवल भारतीयों के लिए होते हैं 15, 16, 19, 29, 30। तो ये बात हो गई मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक। 12 और 13, 12 में राज्य की परिभाषा और 13 जो है अनुच्छेद क्या कहता है कि जो विधि मूल अधिकार से असंगत होगी वो शून्य मानी जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। 19 से 22 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29-30 क्या कहता है? संस्कृति एवं संरक्षण करने का अधिकार, अपनी लिपि को, भाषा को संरक्षित करने का अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। मूल अधिकार से हटा करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंतर्गत जो रिट आती हैं, 5 रिट वो इसमें दाखिल होती हैं। इसके अलावा जो अनुच्छेद 33 है, अभी हमने बात करी, सेना व प्रशासनिक व्यक्ति पर लागू नहीं होगा मूल अधिकार, और सेना विधि लागू होने पर कैंसिल, और मूल अधिकार पर विधि बनाने की शक्ति जो केवल है वो संसद के पास होगी। तो ये हो गए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार पूरी तरह से समाप्त। अब हम आगे चलते हैं भाग 4 की तरफ। भाग 4 है हमारा डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहेंगे इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये राज्य के लिए है नीति निर्देशक तत्व, और जो मूल अधिकार है ये पूरे भारत पर लागू होते हैं। और राज्य अपने हिसाब से जो मूल अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें कुछ चीजें कानून बनाने में प्रयोग कर सकता है या उसको लागू कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ये राज्य की परिस्थिति पर निर्भर करता है। यानी जो राज्य का मुखिया होता है, सामान्यतः अपने यहाँ राज्य के मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो यहाँ नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किसके हैं? राज्य के हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेकर के 51 तक। और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य था। वाद योग्य का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। और मूल अधिकार सकारात्मक है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, यानी न्यायालय इनको जबरदस्ती जोर दे करके मनवा नहीं सकता है, सरकार से जबरदस्ती नहीं कर सकता। वहीं मूल अधिकार के मामले में ऐसा कर सकता है। तो ये बात हो गई मेन पॉइंट्स की। अब हम शुरू करते हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से। 35 तक हो गए थे, अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। 36 कहता है कि राज्य को अनुच्छेद 12 की तरह परिभाषित किया गया है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई थी कि राज्य में क्या क्या आएगा, उसी तरह से यहाँ 36 में भी कहा गया है। क्योंकि मूल अधिकार कहाँ लागू होंगे वो भी बताया गया था। वहां राज्य शब्द का प्रयोग एक भारत देश के लिए था, और यहाँ राज्य का प्रयोग एक स्पेसिफिक राज्य के लिए किया गया है। तो राज्य में कौन कौन आ सकता है? संघ की संसद, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की संसद है तो उसके कर्मचारी, संघ की सरकार होगी वहां और उसके कर्मचारी प्राधिकरण होंगे। इसके अलावा अगर राज्य है तो राज्य का विधानमंडल,
विधान परिषद और यहाँ उस राज्य की सरकार होगी और उसी के कर्मचारी व प्राधिकरण विद्यमान होंगे। तो वो सभी कौन होंगे? राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 36 मान करके आप चलेंगे, ये क्या है इसमें? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 बराबर अनुच्छेद 36। और 37 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य को नीति निर्देशक तत्वों का लागू होगा। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का लागू होना, यानी राज्य जो है अपने हिसाब से नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकता है। अब डीपीएसपी राज्य को लागू कराएगा, डीपीएसपी को राज्य लागू कराएगा और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ ये मामला रहा है। इसमें मूल अधिकार को डीपीएसपी से वरीयता दी गई है, यानी मूल अधिकार डीपीएसपी से ज्यादा पावरफुल माने गए हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ में। और राज्य अपने विधि निर्माण में इसका प्रयोग कर सकता है, यानी राज्य अगर कोई कानून बनाता है तो उसमें डीपीएसपी की कोई भी लाइन, किसी भी प्रकार की लाइन का उपयोग कानून बनाने में कर सकता है। अब इसमें जो डीपीएसपी है इसमें क्या क्या लिया गया है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में और उत्तराखंड में अभी लागू हो गई है। इसके अलावा समान लैंगिक भेद न किया जाए, पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं। तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन आदि आदि चीजें जो हैं वो हर अनुच्छेद में अलग अलग दी गई हैं। तो हम आने वाले वीडियोस में इसको कवर करेंगे। तो यहाँ हमने बात कर ली अनुच्छेद 37 तक। अब 38, 39, 40 जो भी आगे आने वाले अनुच्छेद हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।